क्या हो गया? इतनी चीप तरीके से बात कर रहा था, मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, मुझे टच कर रहा था। मेरे मना करने पर ना उसको बुरा लगा। स्वाति, 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 तुम रो क्यों रहे? काय झालंय? दादा 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 हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आजादी और बंधन के बीच की जंग सदियों पुरानी है। क्या होता है जब एक व्यक्ति की आजादी दूसरे को खलने लगती है, और इसी आजादी को मिटाने की कोशिश में लोग अक्सर हिंसा और जुर्म का रास्ता अपना लेते हैं। आज की कहानी इंसानी रिश्तों की उन जटिलताओं को बयां करती है जो दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। आखिर स्वाति और उसके भाई ने ऐसा क्या देखा था? क्यों घबराए हुए थे वो इतने? मैं देखता हूँ। ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ना? नहीं, मैं देखता हूँ, रुको। अरे अक्षिता, जरा देखो उसको। हेलो, पुलिस स्टेशन। याद नहीं आ रहा या फिर तुमने कुछ देखा नहीं? मैं सड़क पे खड़ी थी और किसी ने मुझ पे अटैक कर दिया। शॉक पे थी सर। और तुम्हारे कपड़े? I mean, किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? बोलो कविता, कहीं किसी ने तुम्हारे साथ कुछ? नहीं सर, जब तक होश था तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैं बेहोश हो गई तो पता नहीं। रिलैक्स कविता, हमने तुम्हारे कुछ टेस्ट किए हैं जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है या नहीं। वैसे कविता, इतनी रात को तुम वहां क्या कर रही थी? सर मैं ऑफिस से आ रही थी, कॉल सेंटर में काम करती हूँ, नाइट शिफ्ट थी मेरी। किसी पर शक है तुम्हें? कविता, किसी पर शक है तो बताओ हमें। पापा। क्या पागल हो गई है क्या तुम? एक मिनट मैडम, बोलने दीजिए उसे। हाँ ऑफिसर, मुझे पापा पे शक है। He hates me, नफरत करते वो मुझसे। और उस दिन रात को जब मैंने फोन किया। कौन? वो मैं कविता। पापा वो ना, एक्चुअली मेरी स्कूटी खराब हो गई थी रास्ते में, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्या आप आ सकते हैं? वो मैं ना मिल्क फैक्ट्री से बस थोड़ी सी आगे हूँ। डर लग रहा है अभी की बार अगर दोबारा फोन किया ना, उधर ही आके गला घोट दूंगा तेरा। वैसे भी पन्ने तो कहा ही था ना कि वो मुझे मार देंगे, है ना? सिर्फ पापा जानते थे कि मैं उस वक्त कहाँ पे थी। कविता पर हुए हमले का ना तो कोई गवाह था और ना ही मौका वारदात पर हमलावर द्वारा छोड़ा गया कोई सुराग। कविता ने संदेह भी जताया तो अपने ही पिता पर। किसी पर शक है तुम्हें?
मुझे पापा पे शक है। ये तो जाहिर था कि कविता और उसके पिता के बीच में अनबन थी, लेकिन क्या वाकई में कोई पिता इस हद तक गिर सकता है, या फिर असल में कविता की एक चाल थी अपने पिता को झूठे इल्जाम में फंसाने की? कविता की मेडिकल जांच से ये बात भी सामने आई कि उसे बुरी तरह से पीटा तो गया था, लेकिन उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। सर मैं क्यों हमला करूंगा उस पर? उसे मारकर खुद अपनी इज्जत क्यों उछालूंगा? सर उसका दिमाग खराब हो गया है, जो मन में आता है बोलती जाती। अच्छा, अपनी इज्जत की बड़ी परवाह है तुम्हें? तुम्हारी बेटी के साथ इतना सब हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं? और तुम उसे हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आए? मैं क्यों जाऊं सर उसे देखने, जिसे अपनी ही पड़ी हो। सर मैं तो जानता था कि उसके साथ एक दिन ऐसा ही होना है। हुआ ना? होना ही था मतलब? छोटे छोटे कपड़े पहन के रोज रात को बाहर घूमना, लड़कों के साथ घूमती थी सर, और वो पता नहीं कहाँ कॉल सेंटर में काम करने जाती थी। सर मुझे तो भरोसा ही नहीं है कि वो कॉल सेंटर जाती है कि नहीं। जो कुछ हुआ ना, अच्छा ही हुआ उसके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी को सबक सिखाने के चक्कर में तुमने उस पर हमला किया, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता था कि वो कहाँ है? सर अपना सब काम छोड़ के उसके पीछे क्यों जाऊंगा मैं? तुम कल रात कहाँ थे? घर पे ही था सर। ठीक है, जा सकते हो। इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसके फोन की लोकेशन ट्रेस करके ये देखो कि जिस वक्त कविता पे हमला हुआ ये कहाँ था। ओके सर। अरे बेटा आजा, तू भी बैठ, खाना खा ले। अरे इसको बोलो यहाँ से जाए, हटाओ इसको यहाँ से। खाना खा रहा हूँ ना मैं, ये सामने नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चल सामने से हट जा। भाड़ में जाओ तुम सब, नहीं खाना खाना है मुझे, मरो सब। अरे सुनिए तो, खाना तो खा लीजिए। सर, कविता के बाप राजीव जोशी के फोन रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड के हिसाब से जिस वक्त कविता पर हमला हुआ, राजीव का फोन घर पर ही था। हो सकता है अपना फोन जानबूझकर घर पे छोड़ के गया हो। लेकिन सर बीबी और बेटे के हिसाब से उस दिन राजीव घर पर ही था। ये भी तो हो सकता है राणे कि उन दोनों के सोने के बाद गया हो सकता है सर मुझे लगता है कि कविता नफरत के चलते अपने बाप को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सर ऐसे कितने ही केसेस होते हैं जिसमें विक्टिम खुद अपने आप को चोट पहुंचाता है। हो सकता है। फिलहाल तुम बाप पे नजर रखो और कविता जिन जिन लोगों के टच में थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, क्या हुआ? हाँ गुड मॉर्निंग। सुनो, सर्विसिंग कराओ गाड़ी का। हर रोज प्रॉब्लम नहीं रही यार, ग्लास वगैरह लाया था। सर मैं फोन करती आपको देखने के बाद क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर जाइए ना, फोन करेगी ये। होटल में मिलेगी या गैराज में ही? अरे क्या तमाशा लगा रखा है? चाबी दो। हर रोज का नाटक रहता है तुम लोगों का, नहीं कराना है तुमके साथ काम। अरे सर मैं मेरी दुकान अच्छी चलती है, तेरे से हजम नहीं होता ना? साला आज मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। रुक जा, साले तेरा तो सर फोड़ेगी आज। इसी बहाने मैं भी मारूंगा, कम से कम तुझे टच तो करने का मौका मिलेगा मुझे। बहन को टच करके काट डालूंगा साले तेरे को। जा रे, पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जा, उसके बाद मारने की बात कर। साला हरकत बहन के पैसों पे जीता है। भाग साला यहाँ से। मामी हरकत। दादा तू शांत हो जा। तू क्या समझाया था मेरे को? समझाया था ना कि इधर अपने को ज्यादा तमाशा नहीं करने का, लफड़ा नहीं करने का। प्रॉब्लम होगा अपन पे फंसेंगे, बोला था ना तू मेरे को। स्वाति, तुम रो क्यों रहे? काय झालंय? हेलो, ए देख सुन मेरी बात। तेरी वजह से ना पहले बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, समझा क्या? अभी तू दोबारा मेरे को फोन नहीं करेगा। चल रहा फोन। अरे लेकिन स्वाति मेरी बात तो सुन। आप रोज रात शराब पीकर तमाशा करता है। कविता की वजह से और क्या? रात भर लड़कों के साथ घूमना, इतनी छोटी छोटी कपड़े पहनना, छी। एकदम हिटलर टाइप आदमी, बीवी को, बच्चों को, सबको डरा के रखा है। अब बेटी बड़ी हो गई है, जॉब अप करने लगी है, उल्टा जवाब देती है तो झगड़े होने लगे हैं। साहब लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, और सोसाइटी में किस घर में झगड़ा नहीं होता, और हम तो देखते सुनते रहते हैं। माँ और बेटे में ठीक है, लेकिन बाप और बेटी में बहुत झगड़ा होता है। अच्छा 9 तारीख की रात को क्या हुआ था? सब कुछ खास तो नहीं हुआ। कविता मैडम देर नाइट के लिए ड्यूटी पे गई थी। उनके पिताजी को पैग लगाने की आदत है। माँ देर रात तक बालकनी में रुकी हुई थी। कविता, उस रात जो भी हुआ था, हमारे लिए हर एक बात जानना जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो कि कहां से कौन सी लीड मिल जाए।
इसलिए आराम से फोकस करके बता, उस रात क्या क्या हुआ था? तुमने कहा तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई थी, राइट? फिर क्या हुआ? मैं ऑफिस से करीब रात को 2:30 बजे निकली। मैं पाम बीच रोड पे ऑटो के लिए वेट कर रही थी। ऑटो मिल ही नहीं रहा था और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, तो इसीलिए मैंने तरुण को कॉल किया। कौन तरुण? तरुण मेरा कलीग है। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे पिक करने आए, तो वो आया भी। अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो इतनी चीप तरीके से बात कर रहा था, मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, मुझे टच कर रहा था। मेरे मना करने पर ना उसको बुरा लगा, उसकी जो ईगो है ना वो हर्ट हो गई। उसने मुझे अपनी गाड़ी से बाहर निकाल के फेंक दिया। कैन यू इमेजिन सर, एक अकेली लड़की को इतनी रात को बीच रास्ते में अकेली, मुझे बहुत डर लग रहा था। और अपने भाई को फोन किया, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। फिर मैं क्या करती? फिर मैंने स्वाति को फोन किया। स्वाति? हाँ, मैं कविता। कौन है ये स्वाति? स्वाति वो गैरेज की ओनर है। क्या करेंगे? मैंने अपनी स्कूटी वहीं पे रिपेयर करने के लिए दी थी, वो आने ही वाली थी सर, कि उससे पहले ही मुझ पे अटैक हो गया। सरासर झूठ बोल रही है सर वो, और ये करती है ऑफिस में भी। ऑल दिस डर्टी गेम्स। लेकिन कविता झूठ क्यों बोली? क्या फायदा उसका इसमें? दरअसल सर, क्योंकि मैं उसको भाव नहीं देता हूँ, और ऑफिस में सभी लड़के इस बात को जानते हैं, इसलिए जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है सर मुझे। और गाड़ी तो मेरे पास है ही नहीं सर। ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू सर, हो सकता है कि कविता झूठ बोल रही हो, कहानी बनाकर लोगों का अटेंशन पाना चाहती हो। कविता और तरुण दोनों के बयानों को वेरीफाई करना होगा। राणे, तुम उस गैराज में जाके पता करो जहां उसने अपनी स्कूटी ठीक करने के लिए दी थी। एटलीस्ट कविता के उस गैराज और उसके ओनर से जुड़े बयान को तो वेरीफाई करो। मैं तब तक ऑफिस में और लोगों से पूछताछ करता हूँ। ओके सर। थोड़ी अजीब सी है सर वो। एचआर टीम ने कई बार उसको वार्निंग भी दी है, खुलेआम गालियाँ देती है, लड़की होके भी सारे लड़कों से हंस के बात करती है। मैंने तो सुना है कि सिगरेट भी फूकी है सर। हाँ, शायद फूकती है सिगरेट कभी कभी। ये सब तो ऑफिस में चलता ही रहता है सर। सर, जितनी छोटी स्कर्ट, तरुण का इंटरेस्ट उतना ज्यादा। स्वाति, इधर आओ। क्या हुआ सर? ये गाड़ी का ब्रेक चेक करना है जरा। अच्छा स्वाति, किसी कविता को जानती हो तुम? हाँ जानती ना मैं उसको साहब, उसकी स्कूटी दरिज बनने आती है। अभी थोड़े दिन पहले ही चाहिए थी, बना के रखा था, फिर पता नहीं अचानक उसका फोन आया रात को कि वो किधर अटक गई है। तो तुम स्कूटी डिलीवरी करने गई? जी ना साहब। उसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ नहीं साहब, मैं उधर गई पर वो किधर मेरे को दिखी नहीं। फिर मैं थोड़ी देर उधर रुकी, उसको बहुत फोन लगाया, वो फोन नहीं उठाई, तो अभी कितनी देर में रुकती उधर, फिर मैं आ गई। और तरुण? तरुण था क्या कविता के साथ? तू जाती है ना तरुण को? हाँ जानती ना साहब, ये भी इधर ही चाहता है अपनी बाइक लेके सर्विस के लिए। बाइक या कार? नहीं कार तो नहीं है, बाइक इसलिए बस उसके पास। हो गई साहब। थैंक यू। सर, कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात तो है राणे, कविता और तरुण इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। सर, गैरेज चलाने वाली लड़की स्वाति के हिसाब से उस रात उसने तरुण और कविता को एक साथ नहीं देखा था। सर, स्वाति से बात करके ऐसा लग रहा है कि हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। I mean, कविता उसकी रेगुलर क्लाइंट हो सकता है कि कविता के बारे में ऐसा कुछ जानती हो जो हमसे नहीं बता रही हो। और सर, एक और अजीब बात, अगर तरुण ने वाकई कविता के साथ बदतमीजी की थी, तो फिर कविता ने डायरेक्टली तरुण का नाम क्यों नहीं लिया? I mean, अपने बाप पर क्यों इल्जाम लगा रही थी? किसी पर शक है तुम्हें? मुझे पापा पे शक है। और तरुण के बारे में उसने जब बताया, जब हमने उससे पूछताछ की। राणे, तरुण के कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं। कविता के चरित्र पर कई उंगलियां उठाई जा रही थी, लेकिन क्या उस पर लगे सारे आरोप सही थे?
या फिर ये नतीजा था समाज की संकुचित सोच का, जहां एक लड़की के कपड़े उसके चरित्र का मापदंड बन जाते हैं और वहीं आमतौर पर लड़के हंसी तो फंसी जैसी गलत धारणाएं बना लेते हैं। क्या कविता समाज की इसी पाखंडी वृत्ति का शिकार थी या फिर वाकई में उसका बर्ताव भ्रष्ट किस्म का था? कविता पर हुए हमले का मामला सुलझाने से पहले पुलिस के लिए जरूरी था कि वो कविता के चरित्र से जुड़ी गुत्थी को सुलझाए। माँ, मेरा काजल दिखाया गया, मिल नहीं रहा। ऐसे छोटे कपड़े पहनकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कुछ तो शर्म किया कर। प्लीज आप अपनी बकवास बंद कीजिए। वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मुझे ये सब नहीं सुना है। तो हम हो गए। इतने कपड़े भी क्यों पहन रखे तूने? ये भी निकाल दे। अरे समझाओ इसे, किसी दिन खुद मर जाऊंगा, नहीं तो इसका गला दबा दूंगा। चल निकल। सर, तरुण के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। सर, रिकॉर्ड के हिसाब से जिस वक्त कविता पर हमला हुआ, तरुण की लोकेशन आसपास की थी। इनफैक्ट कविता पे हमला होने से कुछ समय पहले तरुण ने उसे कॉल भी किया। और सर एक और अजीब बात, स्वाति के बयान के हिसाब से स्वाति तरुण को ठीक से नहीं जानती थी, लेकिन फोन रिकॉर्ड के हिसाब से तरुण लगातार स्वाति से बात कर रहा था। सर, बिना जान पहचान के इतने सारे कॉल। तरुण को लेके झूठ क्यों बोला? साहब, वो मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहती थी साहब, बस इसलिए उस टाइम पे जो सही लगा वो बोल दिया मैं। तरुण और मेरे बीच में डील थी, मतलब वो बस मेरे गैराज से गाड़ियां लेके जाता था घूमने के लिए साहब, और कुछ नहीं। लेकिन साहब ये बात किसी को मालूम ना पड़े, ये करके बस डील थी साहब। सर मालूम पड़ जाता तो मेरा तो गैराज ही बंद हो जाता ना। तेरी वजह से ना पहले बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, समझा क्या? अभी तू दोबारा मेरे को फोन नहीं करेगा। चल रहा फोन। अरे लेकिन स्वाति मेरी बात तो सुन। प्लीज सर, प्लीज देखिए, मारिए मत सर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तूने कुछ नहीं किया तो हमसे झूठ क्यों बोला? सॉरी सर, मैं घबरा गया था इसलिए। चल अब सीधा पॉइंट पे आ। उस रात तेरे और कविता के बीच में क्या हुआ था? वही जो कविता ने आपको बताया। फीलिंग्स तो मेरी भी है ना सर। मैंने गुस्से में उसे वहीं आधी रात को सड़क पर उतार दिया और मैं चला गया वहां से। और स्वाति, उसे इतने कॉल्स क्यों किए तूने? सब तरुण मेरे को अच्छा लगता था, वो मेरी इज्जत भी करता था साहब, हंस के बात करता था। लेकिन साहब मैं बहुत जल्दी समझ गई वो काहे के लिए ये सब करता था, ताकि मैं उसको अपने गैराज की गाड़ियों की चाबी देती रहूं लोगों के सामने स्टाइल मारने के लिए। साहब मैं प्यार में थी लेकिन अंधी नहीं थी। वो सिर्फ कविता को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने के लिए मेरे गैराज से गाड़ियां लेके जाता था साहब। तो तुम तरुण को पसंद करती थी और तरुण कविता के आगे पीछे चक्कर काटता था, तो ये भी तो हो सकता है कि मौका पाकर तुम्ही ने कविता पे हमला किया उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कविता पे क्यों हमला करेगी साहब? और साहब कविता तो बहुत अच्छी लड़की थी, तभी तो वो रात को जब फंसी थी मैं उसकी मदद करने गई। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? ये तेरे 2 कौड़ी के कपड़े ना जला रहा हूं मैं। किसी लायक है तू? आप पहन के दिखाइए जले हुए कपड़े। दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे कपड़े। या तो अब ढंग के कपड़े पहन के घूम या फिर बिना कपड़ों के ही घूम। वैसे भी ये तेरे लिए कुछ नया तो होगा नहीं। ये क्या कर रही है कविता? बस इनफ मॉम, बहुत हो गया ये ड्रामा। हर रोज आप लोग का एक नया ड्रामा। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है। पागलपन मत करो कविता, कभी तो बात को समझा करो। और इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? लौटकर यही आना है ना? नहीं, कहीं भी जाऊंगी, मर जाऊंगी पर यहाँ वापस नहीं आऊंगी। दम घुटता है मेरा यहाँ, समझिए आप? रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों का सामना करती स्वाति और कविता दोनों शक के कटघरे में थी। इस केस में अब आगे बढ़ने का एक ही तरीका था, इन लोगों की सच्चाई और उनके आपसी संबंधों की तह तक पहुंचना। ये मामला करीबन 20 दिन पहले एक मध्यम वर्गीय कॉल सेंटर कर्मचारी कविता पर हुए हमले से शुरू हुआ। हैरानी की बात है कि लोग हमले की शिकार खुद कविता के चरित्र पर उंगलियां उठा रहे थे। कारण उसके खुले विचार और छोटे कपड़े। बहरहाल जल्द ही ये मामला कितना भयानक मोड़ लेने वाला था, इसका अंदाजा खुद पुलिस तक को नहीं था। और ये बात आप लोग हमें आज बता रहे हैं? नहीं सर, हमें तो लगा था कि 1-2 दिन में घर वापस आ जाएगी। छोटा सा ही झगड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हर फैमिली की बेटी पर हमला नहीं होता है। आप लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। सिचुएशन इतनी सीरियस है। और एनीवेज, आप लोगों की आखिरी बार बात कब हुई उससे? उसी रात को जब वो घर छोड़कर चली गई थी। सर वो अपनी स्कूटी पे गई थी। उसका फोन ट्राई किया? सर तभी से स्विच ऑफ आ रहा है।
सर प्लीज कुछ कीजिए, उसे ढूंढ लाइए। सोच सोच के ही डर लग रहा है। एक तो पहले ये सब कुछ हो चुका है और अब तो ये अचानक से नया। राणे कविता की फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ, हर एक पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो, स्कूटी की डिटेल्स इनसे ले लो और कविता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो हमलावर उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ओके सर, आइए। पुलिस ने कविता की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दी और वो कविता को पूरे शहर में ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को कविता के गायब होने का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। सर, ये तरुण की बातें अभी भी भरोसे के लायक नहीं लग रही। नजर रखनी होगी इस पर और इस स्वाति देशमुख की भी पूरी बैकग्राउंड निकालो। राइट सर, लेकिन सर कविता अभी भी गायब है और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हो सकता है स्वाति के भाई प्रकाश ने इस काम में मदद की हो या फिर इन दोनों भाई बहन ने मिलकर किसी तीसरी पार्टी से ये काम करवाया हो। भूलो मत राणे, अगर स्वाति तरुण को पसंद करती थी तो स्वाति का भाई प्रकाश भी चाहता था कि स्वाति की शादी जल्द से जल्द हो जाए और स्वाति और तरुण के रिश्ते में एक ही रुकावट थी, कविता। लेकिन सर कविता और तरुण इन दोनों के बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है इनके बीच कुछ नहीं चल रहा था। सर हो सकता है कि स्वाति हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। I mean, तरुण को गाड़ियां देने के पीछे कुछ और ही रीजन। वो सिर्फ कविता को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने के लिए मेरे गैराज से गाड़ियां लेके जाता था साहब। या सर ये भी हो सकता है कि कविता सच बोल रही है। उस पर जो हमला हुआ उसके पीछे उसके बाप राजेश जोशी कहाँ है? फिलहाल तो हम किसी भी सस्पेक्ट को क्लीन चिट नहीं दे सकते, फिर भी इन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो, खासतौर पर स्वाति देशमुख के बारे में, तभी कुछ पता चलेगा। कविता के गायब होने के बाद ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमें कविता को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ओके सर। स्वाती काय झालंय? स्वाति को तो हम कई सालों से जानते हैं साहब, बड़े साफ दिल की लड़की है। थोड़ी अजीब सी है वो, बात बात पे आदमियों से झगड़ा करती है। अरे दे चाबी नहीं मिली। चाबी चाहिए? हिम्मत है तो अब चाबी छीन के दिखा। बहुत भाग भाग के काम करते रहती है, कभी गैरेज का काम करती है तो कभी अपने भाई को संभालने जाती है। साहब आदमी देख के ही वो उस पर गिरने लगती है, तभी तो उसका काम धंधा इतना चल रहा है साहब। लेकिन तुझे इतना सब कैसे मालूम? मैंने देखा है सर, मेरे इतने सारे कस्टमर खा गई वो। सर आपने कहीं देखा है औरत को मैकेनिकगिरी करते हुए? उससे राय मांगी मैंने। एक बात बता, ये स्वाति का भाई जो प्रकाश है कुछ जानता है इसके बारे में? सर अपन तो इन दोनों से दूर ही रहता है। ये दोनों भाई बहन ना एक नंबर के पागल है, सिर्फ मेरे साथ लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। सर मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो शादी नहीं कर रही है क्योंकि उसे मेरी बहुत फिक्र है। उसके भाई की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और कुछ नहीं सर। लेकिन आए दिन स्वाति का लोगों से झगड़ा होता रहता है, वो सब क्या है? सर हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है, वर्कर लोग वरना तकलीफ देंगे, कस्टमर भी तकलीफ देंगे, तो सख्त तो होना ही पड़ता है। हाँ स्वाति सख्त है पर वो किसी को चोट नहीं पहुँचाएगी, और कविता को तो कभी नहीं, वो तो हमारी रेगुलर कस्टमर है। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जेम्स ने किया होगा। सर वो जेम्स था, वो कविता की और बहुत गंदी नज़रों से देखता था, बहुत बार देखा था मैंने। अबे प्रकाश, क्या बकवास किए जा रहा है तू मेरे बारे में? क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा है सर ये। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मोहल्ले को पूछ लीजिए, बहुत गंदी नजरों से देखता है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं बोल रहा हूँ। तमाशा नहीं चाहिए तुम्हारा। ओली तलाशी लो इन दोनों के गैरेज। अरे सर ये क्या दादागिरी है? सर वारंट, सर्च वारंट कुछ तो होता है सर, रूल्स भी होते हैं कुछ। पहले सर्च वारंट लेके आइए। रूल सिखाएगा तू हमें? सर्च वारंट चाहिए ना तुझे? जरूर दूंगा, लेकिन तेरे खिलाफ अगर एक भी सबूत मिल गया ना, बच नहीं पाएगा तू। आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से जेम्स ने पुलिस को अपने गैराज की तलाशी लेने से रोका था? क्या छिपा रहा था? ये पेचीदा गुत्थी अब और उलझती जा रही थी। कविता के जरिए पुलिस स्वाति और तरुण तक जा पहुंची थी और अब स्वाति के जरिए जेम्स तक। ये सभी आरोपी किसी न किसी तरह कविता से जुड़े थे। जेम्स, सर्च वारंट चाहिए था ना तुझे? ये ले। अगर ओली तलाशी लो। अरे क्या कर रहे हो सर? सर धंधे का टाइम है। खड़ा रहे।
दिन पहले ही खोदा गया है। एक मिनट। चल बोल, खुदाई क्यों की थी, क्या छुपा था? सर मेरे को कुछ मालूम होगा तो बताएगा ना सर। ए नौटंकी, झूठ बोलना बंद कर, समझा? शक तो तुझ पे जब से है जब से हमें पता चला तूने कविता को छेड़ा है। अब सच बोल। सर छेड़ा किधर है सर? वो ओनली बात करने को ट्राई किया था सर। ओ कविता मैडम, अरे कभी हमारी भी सर्विस ट्राई करो ना। सर गॉड प्रॉमिस सर, उसके साथ मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया सर। सर जो कपड़ा इसके गैरेज के पीछे मिला था और जिस दिन कविता गायब हुई थी, ये कपड़ा उससे मैच नहीं होता। सर वो कपड़ा कुछ महीने पुराना है। लेकिन कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रहा है, कुछ बड़ा। ये जितना सीधा बन रहा है उतना सीधा है नहीं, इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसके खिलाफ हमें ही सबूत जुटाने होंगे। फिलहाल तो इसे जाने दो, लेकिन इस पर नजर रखो। इसकी पल पल की मूवमेंट का हिसाब चाहिए मुझे। ओके सर। हेलो, क्या? लवली, गाड़ी में जो फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी किसी फीमेल की है। उम्र तकरीबन 23 से 24 साल के आसपास है और मरे हुए 6 से 7 महीने बीत चुके हैं। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर पर किसी हैवी मेटल चीज से हमला किया गया, काफी बुरी तरह से मारा गया था। और फोरेंसिक रिपोर्ट? सर आपका अंदाजा सही था। जो कपड़ा हमें गैरेज में मिला जिसके ऊपर खून के धब्बे थे, वो धब्बे इस डेड बॉडी से मैच करते हैं। इसका मतलब ये डेड बॉडी कविता की नहीं है बल्कि किसी और लड़की की है। तुमने कहा इस विक्टिम को किसी हैवी मेटेलिक चीज से मारा गया था, तो वो मेटेलिक चीज गैराज में इस्तेमाल होने वाला रेंच या व्हील स्पैनर भी तो हो सकता है। तुझे नहीं पता तो किसे पता रे? डेड बॉडी पे जो कपड़ा है वो तेरे गैरेज में कैसे आया? बोल। सर मैंने तो फर्स्ट टाइम ही बोला था आपको कि कोई मेरे को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है साहब। ये मर्डर करना, बॉडी बड़ी करना, जलाने का सर, ये सब मेरे बस की बात नहीं है सर। सर मेरे को तो खून देखकर ही चक्कर आने को होता है सर। सर प्रॉमिस खा के बोलता है सर। ड्रामा बंद कर अपना। कविता कहाँ है और जो डेड बॉडी मिली है वो किस लड़की की है? क्या इस लड़की की तरह तूने कविता को भी मारा है? 23 साल की लड़की है, 6 महीने पहले मरी है वो। बोल, किसे मारा तूने? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, लेकिन हाँ सर, ये 23 साल वगैरह सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता है सर कि वो कौन है। कौन है? सर मेरी कजन थी सर, एक कैरल डिकोस्टा। सर पिछले 6 महीने से वो भी मिसिंग है सर। सर हो सकता है ये वही हो सर। उस वक्त मैंने कंप्लेंट भी फाइल किया था सर, लेकिन कुछ पता नहीं चला साहब। राणे सर, ये जिस लड़की की बात कर रहा है उसकी फैमिली की डिटेल लो इससे और कांटेक्ट करो। ओके सर। कविता को गायब हुए अब 3 दिन बीत चुके थे। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक और लड़की की अजली लाश लगी। 6 महीने पहले कत्ल का शिकार हुई ये लड़की आखिर कौन थी? पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने आया एक और चौंका देने वाला सच, जब जेम्स ने पुलिस को अपनी गुमशुदा बहन कैरल के बारे में बताया। क्या कविता पर हुए हमले का इस मामले से कोई लेना देना था? कौन थी ये कैरल और उसका क्या संबंध था कविता के साथ? सर मिसेस डिकोस्टा ही है। कैरल डिकोस्टा की माँ? हाँ जी सर। ठीक है, राणे और मिसेस डिकोस्टा को अंदर भेजो। ओके सर। तो आपने कैरल की गुमशुदगी की रिपोर्ट फाइल नहीं की? सर मालूम ही कहा था कि वो मिसिंग है। हमको तो यही था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गया, उसका अफेयर है किसी के साथ, शादी मनाया और रह रहा होगा कहीं। वो तो 6 महीने के बाद जब आप लोगों का फोन आया तब हमको मालूम पड़ा कि। क्या आप कविता को जानती हैं या कैरल से कभी उसका नाम सुना हो? नहीं सर। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई और हमारे पास भी ऐसी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं है। तो फिर जेम्स ने ऐसा क्यों कहा कि कैरल की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी? कैरल डिकोस्टा पिछले 6 महीने से वो भी मिसिंग है साहब। कंप्लेंट भी फाइल किया था सर। जेम्स को मालूम था, लेकिन वही तो हमको बताया कि कैरल का किसी के साथ अफेयर है और वो भाग गया। तो फिर जेम्स ने हमसे झूठ क्यों कहा?
जेम्स भाई तो सुबह से दिखे नहीं सर। सर वो अंदर भी नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। हेलो सर, मैंने जेम्स के गैरेज और घर दोनों जगह तलाशी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या है रेड अलर्ट जारी करो उसके नाम का। और सुनो राणे, उसके गैराज में जितने भी भारी औजार हैं सबको जब्त करो। हो ना हो कैरल को मारने के लिए उनमें से किसी एक का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। ओके सर। हेलो, क्या? बोलिए, तो कविता की स्कूटी लग रही है। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर, ये बैग और मोबाइल। सर यहाँ आइए। क्या? कविता, कविता, नहीं, मेरी कविता मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मिस्टर जोशी, कविता के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ? क्या इतना बुरा हुआ? अच्छा हुआ जो मर गई, एक ही बार में चली गई। अरे चैन से जी सकूंगा अब मैं। अरे गाड़ी काय को स्टॉप कर दिया यार, चल ना। आगे नाका बंदी है साहब। तो पीछे लेना। पीछे भी गाड़ी है ना। ए, पकड़ इसको। कैरल और कविता को क्यों मारा तूने? सर मैंने दोनों को नहीं मारा। वहां तूने कैरल की माँ को झूठ बोला कि वो किसी के साथ भाग गई है। क्या छुपा रहा था? तूने ही मारा ना उसे? बोल। सर मेरे को शर्म आने का सर। क्यों? उसको आदमी लोग नहीं, औरत लोग अच्छे लगते थे। सर चक्कर था उसका, सर उसी कमीनी स्वाति के साथ। साला हलकट, साला झूठ बोल रहा है साहब। औरत को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा, मैं सोची नहीं थी। तो इसका मतलब तुम्हें कैरल की गुमशुदगी और मौत के बारे में कुछ नहीं मालूम? सब आती थी वो, इधर बैठती थी, बातें करती थी, चाय पीती थी सब, लेकिन एक दिन जेम्स के साथ उसका झगड़ा हुआ, उसके बाद वो इधर कभी दिखी ही नहीं। फिर एक दिन मेरे वर्कर ने बताया मेरे को कि किसी लड़के के साथ भाग गई है। हमें तुम्हारे गैरेज की तलाशी लेनी। अरे ले लीजिए साहब। गौली, सर, सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। लेके आओ उन्हें। ओके सर। सर, दादा, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? तुम घर जाओ, तुम्हारे भाई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसी ने कैरल डिकोस्टा का मर्डर किया है। जाओ तुम घर। अटेल, घर छोड़ गया इनको, ठीक है? सर, क्या हुआ? सर दादा ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो बस कैरल की बॉडी दफनाने में मेरी मदद की थी सर। काय झाले? तो कैरल को तुमने मारा? लेकिन गलती से, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सर। एक्चुअली कैरल मुझसे प्यार करती थी सर। मेरे साथ रहने के लिए वो जेम्स से लड़ रही थी और
और बात हाथ से निकल जाती इससे पहले मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो, मैं जानती है कि तू मेरे से प्यार करती थी, लेकिन मेरे मन में तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी। सच्ची बोल रही हूँ। You bloody liar! मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं स्वाति आज। मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं स्वाति। चीट किया तूने मेरे को। मैं तेरे को जान से मार डालूंगी, छोड़ेगी नहीं तेरे को। मैं बस अपने आप को बचाना चाहती थी। पता नहीं कैरल, उसके बाद हम लोगों ने वही किया जिससे हम पर शक ना हो। जब आपने वो कविता के लिए छानबीन शुरू की तो हम लोग डर गए सब। हमने मौका लगते ही कैरल की बॉडी वहां से निकाली और थोड़ी दूर ले जाकर जलाने की सोची। कविता, उसे क्यों मारा? नहीं साहब, कविता को हमने नहीं मारा। इनफैक्ट दादा और मेरा कोई हाथ है ही नहीं इसमें। कैरल ने स्वाति के समलैंगिक होने की गलत धारणा बना ली और अपने समलैंगिक होने का राज उसे बता बैठी, और अपने इसी राज के दुनिया के सामने आने के डर की वजह से कैरल ने स्वाति पर हमला कर दिया। कैरल को डर था समाज के विरोध का। बहरहाल कविता पर हुआ हमला और उसकी हत्या अब भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी, और अचानक पुलिस के हाथ इस तहकीकात में एक लीड लगी। सर अजीब बात है, कविता के मामले में हमें जिन जिन लोगों पर शक था सारे के सारे कैरल से कनेक्टेड निकले। और सर तरुण, वो अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि कविता से झगड़ा होने के बाद उसने उससे कांटेक्ट तोड़ दिया और उसका बयान वेरीफाई भी किया। क्या हुआ सर? माँ बालकनी में देर रात तक किसी का वेट कर रही थी। अपनी बेटी का वेट कर रही है? नहीं। सर क्या है ये सब? आप लोगों ने तो जैसे मेरे खिलाफ पहले आपने मुझ पे इल्जाम लगाया और फिर अब मेरे बेटे पे, और तू चुपचाप क्या खड़ी है? बोल इनसे कि हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं बोलेंगे। कुणाल जोशी, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि उसका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, राइट? मेरी गलती थी सर, मैं चिढ़ा रहा था उसे, वो उसकी बहन को लेकर। बहन के बारे में क्या? वो हम लोग घूम रहे थे तो एक लड़की दिखी सर, और कुणाल ने उसे छेड़ा। क्या मजा आया यार कॉलेज में। ये वो देख क्या माले ब्रो, ये क्या सही पीस है यार। हे सेक्सी, नॉनसेंस इज दिस। अपनी बहन के साथ अबे अपनी बहन को चेक। मैंने वो बात फैला दी सर, और उस दिन से सबने कुणाल को चिढ़ाना शुरू कर दिया, और उस दिन उसे गुस्सा आया तो लड़ाई हो गई। कौन सी रात की बात है? बोलिए, दोनों वारदातों के वक्त कुणाल कहाँ था, क्या कर रहा था? घर पर नहीं था, दोनों भी बार। अरे क्या बोल रही है तू? तुझे कुछ पता भी है? मिस्टर जोशी, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए उन्हें। कुणाल घर पर नहीं था तो कहाँ था? पता नहीं, लेकिन वो कविता से नाराज था। जब वो घर वापस आया तो उसके कपड़े पर खून था। और इतना सब कुछ जानते हुए भी आप चुप रही। अभी कहाँ कुणाल, कहाँ छुपा के रखा है उसे? कुणाल, दरवाजा खोलो। राणे, दरवाजा लॉक है, तोड़ो। गौली, एम्बुलेंस में। एक तरफ कुणाल ने खुदकुशी के जरिए अपना गुनाह कबूल किया, दूसरी तरफ पुलिस द्वारा बरामद किए गए खून से सने पत्थर पर कविता के खून के साथ साथ कुणाल के फिंगरप्रिंट्स भी मिले, और कुणाल के फोन रिकॉर्ड से भी इस बात की पुष्टि हो गई कि हत्या के दौरान कुणाल उसी जगह पर मौजूद था जहां कविता की लाश मिली। हत्या से पहले कविता पर हुआ हमला भी कुणाल ने ही किया था, शायद कविता को एक चेतावनी देने के इरादे से।
और पुलिस को गुमराह करने के लिए बाद में उसने कविता के कपड़े तक फाड़ दिए। कविता एक मेहनती और होनहार लड़की थी जिसे समाज ने, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने गलत समझा, और बदकिस्मती से इसी गलतफहमी का और उससे जुड़ी शर्मिंदगी का शिकार बन कुणाल ने अपने ही हाथों अपनी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। मना किया था ना बेबी जाने को, क्यों आया है? आपको लेना है, सब घर चलो। कुणाल, मुझे नहीं जाना है घर। अरे पागल हो गए हो क्या आप? समझता नहीं बार कहा तो। कुणाल, तुम मुझे मत सिखा, निकल यहाँ से। कहाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के रात को काम पे जाती हो? शर्म है? पापा बनने की कोशिश मत कर, तू मुझे मत सिखा। वास्तव में कविता की तरह वो भी शिकार था समाज के दबाव का। दूसरी तरफ समाज की इसी संकुचित विचारधारा से बौखलाई कैरल ने स्वाति की जान लेने की कोशिश की और बदकिस्मती से स्वाति के हाथों अपनी ही जान खो बैठी। इस गुनाह के लिए स्वाति को हिरासत में लिया गया और साथ ही उसके भाई प्रकाश को भी जुर्म को छिपाने के लिए दोषी पाया गया। बेशक किसी के बारे में अपनी राय रखें, लेकिन उस राय की वजह से किसी के चरित्र पर सवाल करना और उससे संबंधित अफवाहें फैलाना गलत है, निंदनीय है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।